ज्यादा नहीं मोड़ना है, ठीक है? 30 डिग्री मोड़ना है आपको, मोड़ना है, ठीक है? 2 हफ्ते में जैसे यहाँ तक। 2 लड़कियां थी जिम में, उन्होंने डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई अब आप अपनी जॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई वाज स्कैर्ड कि भाई डैमेज तो नहीं हो गया, कि हाँ भाई आई हैव टू बी नॉर्मल, और बीच में मुझे गिव अप नहीं करना। मतलब कहता ना कि घाव भरा नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि अभी थोड़ा रुक जाओ, इसको और रिकवर होने दो, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। और नमस्कार दोस्तों, ACL इंजरी के सेकंड पार्ट में आपका मैं वेलकम करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जो बताया था, जो मेरा इंजरी से लेकर सर्जरी तक का सफ़र कैसा रहा, और इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सर्जरी के बाद से, मतलब डे 1 से लेकर पूरे 6 to 7 मंथ्स के आसपास। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई सजेस्ट नहीं करता यहाँ पे आपको कि आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमेशा ही अपने डॉक्टर के हिसाब से चले, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के हिसाब से चले, क्योंकि हॉस्पिटल में मैंने एक केस देखा था जो कि उन्होंने मेरे से डिस्कस किया था। उन्होंने यूट्यूब पर देखकर, वीडियोस वगैरह में देख के, उन्होंने 3 महीने बाद ही रनिंग स्टार्ट करी, तो जिससे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। और ऑब्वियसली होगा भी, क्योंकि वो जो सर्जरी थी वो अलग थी, वो फाइबर टेप सर्जरी थी, जिसमें 3 महीने के आसपास डॉक्टर साहब को रनिंग चालू करा देते। बट ये सारी सर्जरी अलग अलग मेथड्स की होती है, इसमें कुछ प्रिकॉशन होते हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर बताते हैं। पहली चीज़ तो ये होता है कि जब मेनिस्कस आपका रिपेयर होता है, तो मेनिस्कस रिपेयर में आपको 45 डेज या 6 वीक्स तक आपको अपना जो पैर है वो ज़मीन पे नहीं रखना होता, मतलब उस पर वेट नहीं डालना होता। और जो मेनिस्कस होता है वो होता है जो घुटने के बीच में जो गद्दी होती है, जिसको बोलते हैं कि अगर वो ख़त्म हो जाए तो आपको आर्थराइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ने लग जाती हैं। सो अराउंड मेरे लगभग 13 to 14 सूचर्स लगे थे। और जिस दिन सूचर्स 2 हफ्ते बाद उनको रिमूवल के लिए जाना था, तो फिर मेरे उसमें कुछ इशू हो गया था, शायद कुछ इन्फेक्शन था, तो जिससे वो थोड़ा और डिले हो गया। मतलब कहते हैं ना कि घाव भरा नहीं था, कहने का मतलब ये है कि घाव भरा नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी थोड़ा रुक जाओ, इसको और रिकवर होने दो, फिर उसके हम नेक्स्ट वीक फिर हम ये आपके निकालेंगे। देन आफ्टर दैट फिर मैं गया वहाँ पे, तो मुझे तो लगा बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता होगा क्योंकि मैंने आसपास से फैमिली और फ्रेंड से सुना था ये जो सूचर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, तब इनको काटा जाता है। बट अब अलग टाइम के साथ साथ चीज़ें और बढ़ जाती है, मॉडर्न हो जाती हैं, तो मुझे हल्का सा भी पेन हुआ ही नहीं उसमें, मतलब। और ये बहुत ही 2 मिनट में ये सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन जो मेरी फिज़ियो मेरी स्टार्ट हो गई थी अराउंड जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी वाले डे से ही। उसके मतलब बहुत ही लाइट, बहुत बेसिक एक्सरसाइज थी, जैसे कि लेग रेस करना, और वो भी एक एंगल तक, जो शुरुआत के 3 मंथ्स में आपका जो ACL होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। स्टार्टिंग 3 मंथ में बहुत ही मतलब संभल के रहना होता है। और इसी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रिकॉशंस मतलब ये रहती है कि आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए जो एक नी ब्रेस होता है, नी ब्रेस पहन के रखना होता है, और वो जब भी उतारना होता है तब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। जैसे एक्सरसाइज करी, देन आपको फटाफट वापस पहन लेना है। जो मुझे नी ब्रेस पहन के रखना था वो अराउंड 6 वीक्स तक था। स्टार्टिंग में जो था टॉवल के साथ एक्सरसाइज करनी थी, अपने नी के नीचे रख के फिर उसको प्रेस करना, और उसी टॉवल से स्ट्रेचिंग करना, मतलब बहुत इसको बेसिक एक्सरसाइज बोलते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि वो एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, मतलब क्योंकि आपका जो 6 वीक्स के लिए होना ऐसे ही नहीं रहने वाला, एकदम सीधा रहने वाला। तो जो स्टार्टिंग के 2 वीक्स में क्या होता है कि आपका वो 30 डिग्रीज़ के आसपास आपको जो नी होता है वो बेंड करना होता है। फिर उसके अगले 2 हफ्ते में फिर वो 60 डिग्री, फिर जो मतलब मेन एम जो होता है वो 90 डिग्रीज़ तक लाना होता है। फिर उसके बाद अराउंड 2-3 महीने में तब उसका फुल रेंज ऑफ मोशन आता है कि आप पूरा नी उसको बेंड कर सकते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं मतलब पूरा क्यों नहीं मोड़ा, बट आपको पेशेंटली एक्सरसाइज करते रहनी है,
बीच में बहुत टाइम ऐसा भी आया था, एक फ्रस्ट्रेशन वाला कि यार मतलब ये इतना स्लो क्यों है। मैं तो स्क्वाट्स वगैरह जिम में करता था, वेटेड स्क्वाट्स करता था, लंजेस करता था। तो वो टाइम कब आएगा? 45 डेज और 6 वीक्स के बाद तब मैं गया तो डॉक्टर ने बोला कि नाउ यू कैन डिसकंटिन्यू द ब्रेस एंड आप वापस से दोनों पैरों पे चल सकते हैं। 1 वीक तक या 1 से 2 वीक तक रात को पहन के सोना, क्योंकि होता क्या है कि रात को पैरों की पोजीशन इधर उधर हो जाती है। तो वो डॉक्टर्स का मेन कंसर्न यही होता है कि झटका नहीं लगना चाहिए आपके ACL को, आपके नी को, कि रात को मुड़ते हैं ऐसे करवटें लेके सोते हैं। तो बेसिक कंसर्न यही था उन लोगों का। फिर उसके बाद उन्होंने 1 वीक के लिए मैंने किया था, उसके बाद फिर मैंने ब्रेस हटा दिया था। और सेम वॉकर के साथ था कि उन्होंने बोला था वॉकर के लिए जैसे आपको कंफर्टेबल लगे 1 हफ्ते तक वॉकर से दोनों पैरों पे वॉक करके चलना, तो अलग ही खुशी थी। मतलब एक होता है ना स्टार्टिंग में एकदम बेसिक ACL जो सर्जरी में होता है क्या ना कि आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना होता है कि पहले मतलब धीरे धीरे करके कहते हैं ना कुछ पड़ाव आते हैं, वो लेवल्स को पार करते जाना है। बहुत ही अपने आप को मोटिवेट करके रखना होता है कि हाँ भाई आई हैव टू बी नॉर्मल, और बीच में मुझे गिव अप नहीं करना, या एक जो कैजुअल एटीट्यूड होता है ना उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कि अरे अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मेरी बैलेंसिंग एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी कि मतलब दोनों पैरों पे चलना तो स्टार्ट हो जाता है। फिर होता क्या, वॉकर के बाद उन्होंने बोला साइड स्टेक ले सकते हो, अदरवाइज़ आप वो मतलब एक आपके रिकवरी के ऊपर होता है। तो मुझे उन्होंने ऐसा कुछ कंसर्न सजेस्ट नहीं किया था, उन्होंने बेसिकली यही बोला था कि आप वॉल सपोर्ट के साथ पहले स्टार्ट करना चलना, अगर आप चल पा रहे हो तो देन इट्स गुड। फिर बैलेंसिंग एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, दोनों पैरों पे, एक पैरों पे ये ऐसे वॉक करनी होती है। मतलब बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज होती है जो अगर आप जिम गोअर हो तो वो आप वार्म अप के टाइम पे करते हो, बट हम मेन इशू ये होता है कि जो वार्म अप होता है वही आपका मेन एक्सरसाइज होती है इसमें। देन उसके बाद मेरी फेब से जिसको बोलते हैं मेरी एक्सरसाइज ऐड हो गई थी, जैसे कि मिनी स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, मतलब सारे एकदम 30 डिग्रीज के सपोर्ट पे सारी एक्सरसाइज करनी थी। तो मेन चीज़ पता क्या होती है कि आपको ना 30 डिग्रीज तक ही करनी होती है। स्टार्टिंग में उनका प्रोटोकॉल होता है कि 30 से ज़्यादा नहीं करना, और धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल हो जाओ उसके बाद धीरे धीरे करके करना है। अब कुछ लोग होते हैं एक्साइटेड होते हैं कि नहीं भाई हम तो ठीक हो गए हैं, हम 90 डिग्रीज तक पहुँच जाते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। उसमें आपको ACL के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कट की आवाज़ आना, ये ACL सर्जरी के बाद ये चीज़ें बहुत कॉमन होती है। मैं मतलब मेरे बहुत तेज़ आवाज़ आई थी तब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मतलब स्टार्टिंग के शायद 4th या 5th वीक में मेरे को बहुत तेज़ आवाज़ आई थी कट। तो आई वाज स्कैर्ड कि भाई कहीं मेरे चोट तो नहीं लग गई, कुछ डैमेज तो नहीं हो गया। एक्सरसाइज नहीं की 1 से 2 दिन, फिर मैं उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास गया। देन उन्होंने बताया कि मतलब ये कॉमन है उसमें और इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उन्होंने बस मेरे से पूछा कि पेन और स्वेलिंग दोनों में से कुछ है, तो उन्होंने चेक वेक किया तो उन्होंने बोला कि एकदम सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। अब आया सबसे ज़्यादा जो एक्साइटिंग पार्ट है जिसको बोलते हैं, फाइनली जिम स्टार्ट हो गया। मतलब जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था वो चीज़ें स्टार्ट हो, क्योंकि एंकल वेट्स में होता क्या है ना कि आपको जो एंकल वेट्स लगाते हैं आपके, पहले आपको 0.5 kg, फिर 1.5, धीरे धीरे करके 2.5, 3, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर जिम में जो मिनिमम प्लेट होती है 5 to 7 kg के आसपास की होती है। जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वहाँ पे वो चाहते हैं कि आप 5 kg के साथ कंफर्टेबल हो जाएं और उतनी आपकी स्ट्रेंथ बिल्ट हो जाए कि जिम में जाके आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मिनिमम प्लेट वहाँ पे 5 kg के आसपास की होती है। टुक अराउंड में लाइक 3 to 4 मंथ्स, और फिर जाके मेरा मार्च में उन्होंने जिम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। जिम में आपकी जो होती है एक्सरसाइज वो होती है लेग कर्ल्स, लेग एक्सटेंशन और वेटेड स्क्वाट्स तो मना किए थे क्योंकि पहले स्क्वाट्स में ही 90 डिग्रीज तक पहुंचना था। फिर हाँ, लेकिन वेटेड स्क्वाट्स में मुझे धीरे धीरे करके अलाउ कर दिया था कि पहले हल्के हल्के वेट से करो देन बढ़ाना। 2 वीक्स तक स्टार्टिंग में 5 kg, देन उसके बाद धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाना। लेकिन आई रिमेंबर के 2 लड़कियाँ थी जिम में, उन्होंने लेग प्रेस में मैं 5 kg से कर रहा था, और 5 kg इज़ लाइक नथिंग, बट फिजियोथेरेपी में तो करना पड़ेगा, करेक्ट। फिर उन्होंने वेट देखा, बट उन्हें पता नहीं चला कि मैं लगा रहा था, तो उन्होंने वो वेट देख के हंसने लगी कि मतलब एक तरफ 5 kg, दूसरी तरफ 5 kg, 10 kg से भाई कौन करता है। मतलब बिगिनर भी 30-40 से स्टार्ट करता है। तो मुझे भी हंसी आ रही थी
मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि लेग प्रेस पे मुझे ध्यान है कि मैंने अभी तक मैक्स टू मैक्स 220 kg टू 240 kg के आसपास लगाया हुआ है लेग प्रेस पे, जब सर्जरी नहीं हुई थी और जब मेरा लिगामेंट टेयर नहीं हुआ था, उस टाइम की बात है। बट आज की डेट में बात करूँ, सो आज का डेट है, आज है 10 जून। तो मैंने लेग प्रेस में मैं अराउंड 150 kg पहुँच चुका हूँ आफ्टर सर्जरी, और सर्जरी को भी मतलब अराउंड ऑलमोस्ट 7 मंथ्स 6.5 मंथ्स हो चुके हैं। लेकिन जो जिम का स्ट्रगल था वो अलग ही लेवल का था। मुझे लगा था कि अब मैं 5 kg पे पहुँच गया हूँ तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। लेकिन जब मैंने अपना राइट लेग से तो मैं सही उठा रहा था, बट जैसे ही लेफ़्ट लेग पे आता था तो मतलब क्योंकि अब स्ट्रेंथ तो है नहीं ना, आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, तो वो बहुत ही पेनफुल होता था। पेनफुल एज एन कि स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो सपोर्ट के साथ साथ हल्के सपोर्ट के साथ फिर मुझे वो पिक करना पड़ रहा था। एक होता है ना कि यार एक टाइम पे आप सेम मशीन पे आप 25, 30, 35 kgs तक लगा लेते हो, जहाँ पे आपको आज 5 kgs का इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है धीरे धीरे करके। फिर मैंने जब वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ये चीज़ शेयर करी कि आई एम फेसिंग दिस XYZ इशू। उन्होंने बताया कि अभी आप धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ। सो सर्जरी को अराउंड 3-4 महीने के आसपास हो गए, मतलब अप्रैल आते आते। तो मुझे उस टाइम डॉक्टर ने जो कंसल्ट किया था, उन्होंने बोला था कि आपको स्टेयर्स पे ध्यान से चढ़ना उतरना है, क्योंकि स्टेयर्स पे मुझे जो मतलब थोड़ा बहुत ना पेन और हल्का फुल्का जिसको बोलते हैं कि बहुत पेन हो रहा था उस टाइम पे स्टेयर्स पे चढ़ने में उतरने में। बट ये था मैनेजेबल था, कोई ज़्यादा खास पेन नहीं था। सो फाइनली फिर अप्रैल आते आते डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई अब आप अपनी जॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसका जो मेन सर्जरी का मेन रहता है कि भाई रनिंग आपको कब से स्टार्ट करनी है। तो अगर आप रनिंग वाले प्रोसेस पे पहुंचते हैं तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट होती है। तो धीरे धीरे करके जब मैं जॉगिंग पे पहुंचा तो मतलब अच्छा लगा कि भाई हाँ अब आपकी रनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उन्होंने ये बोला था कि बहुत ही मतलब आप धीरे धीरे करके स्टार्ट करना, पहले डेली के 3 मिनट देन 5 मिनट, और एकदम जिसको कहते हैं ना कि ओवर एक्साइटेड मत हो जाना कि भाई हाँ मैं ठीक हो गया तो रनिंग के लिए वापस चला जाऊँ। क्योंकि वो कहते हैं कि इट डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट। तो हर पेशेंट का अपना अलग अलग रिकवरी का सिस्टम होता है, कौन कितनी जल्दी रिकवर करता है। फिर रनिंग के लिए एकदम अभी तक मेरे को मना है कि अभी रनिंग स्टार्ट नहीं करनी है। होता क्या है ना कि जब ACL रिकन्स्ट्रक्शन में आपकी जो बॉडी होती है और जो आपका ACL होता है 100% उसमें अभी रिकवरी आई नहीं है, उसमें आपको टाइम लगता है इसको स्ट्रेंथ को गेन करने में। सो अराउंड 4 to 5 मंथ्स के आसपास एक डेविड टेस्ट होता है। सो डेविड टेस्ट में ये होता है, उसमें आपकी स्ट्रेंथ चेक करी जाती है। ACL की है, लेग एक्सटेंशन है, लेग कर्ल्स है, इन दोनों मशीन्स पे आपका चेक किया जाता है कि आप कितना वेट अपनी लेग से उठा सकते हैं। तो उसके बिहाफ पे जज करते हैं कितनी मतलब आपने स्ट्रेंथ गेन कर लिया और आपकी एक्सरसाइज किस हिसाब से चल रही है। तो ऑन द कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स फिर से एक बार मेरा डेविड टेस्ट हुआ। डेविड टेस्ट में फिर देखा तो बाकी मैं हर उसमें एरिया में स्ट्रेंथ गेन कर रहा था, लेकिन मेन जो कंसर्न था नी एक्सटेंशन में उस हिसाब से मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो गेन नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर्स ने बोला कि आप ये कुछ स्टेप्स हैं इनको फॉलो कीजिए और उससे आपका जल्दी और रिकवरी फास्ट होगी। मेरा नेक्स्ट टेस्ट है वो मुझे जुलाई में जाना है, हमारा लास्ट मेरा मई में था और जुलाई में नेक्स्ट विज़िट है। नेक्स्ट विज़िट के बाद मुझे पता चलेगा कि कितना इम्प्रूव हुआ है। सो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आई एम एबल टू लिफ्ट हैवी, और लेग प्रेस में मैं अराउंड 150 to 160 kg उठा पा रहा हूँ, जो कल ही उठाया था। और न्यू एक्सटेंशन में भी प्रोग्रेस है काफ़ी। अपर बॉडी एक्सरसाइज है, चेस्ट, बैक, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, बाइसेप्स, इन सारों में भी जो मैं पहले जिस लेवल पे एक्सरसाइज कर रहा था वही कर पा रहा हूँ। और रिजल्ट दिख रहा होगा, शायद ना दिखे कि मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी सर्जरी हुई है तो मेन चीज़ फोकस करें कि आपके जो डाइट हो ना वो अच्छी हो। जितनी डाइट आपकी अच्छी होगी उतनी ही जल्दी आपकी रिकवरी होगी, फास्ट रिकवरी होगी। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज आप रूटीनली कर रहे हैं, आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका जो रिकवरी है वो फास्ट होगी और अच्छी से होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आज आपने एक्सरसाइज करी, कल छोड़ दी, फिर परसों करी, फिर उसके बाद छोड़ दी, एक होता है ना कि कंसिस्टेंसी ही आपको रिजल्ट्स दिखाएगी। अगर आप सोच रहे हैं और प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं तो नहीं मिलने वाले आपको रिजल्ट। एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली करनी है,
जो इंसिडेंट है वो ये है कि जिम में मेरा ऑल्टरनेट लेग्स से होता है, मतलब एक दिन अपर बॉडी फिर उसके बाद लेग्स फिर अपर बॉडी फिर लेग्स, हफ्ते में 3 बार मेरी लेग्स होती है। तो उससे जिम में का इंप्रेशन जाता है, तो सबको ये लगता था कि मैं डेली की डेली बस लेग्स करता हूँ और कुछ नहीं। बहुत लोग क्वेश्चन भी करते थे कि भाई आप इतना लेग्स को ट्रेन क्यों करते हो तो वो एक्सप्लेन करना थोड़ा फ़नी था। फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके ये इशू हुआ था, इसलिए लेग्स से ही मेरा ऑल्टरनेट लेग्स से हो रहा है। सो इट्स बीन 7 to 8 मंथ्स अराउंड, और जो जर्नी रही है बहुत सारे स्ट्रगल्स भी रहे हैं, बट जो आपको अच्छे रिजल्ट दिखते हैं वो एक डिप के बाद ही दिखते हैं। तब आप नीचे जाते हैं तभी आप ऊपर उठने में जो मज़ा आता है। बट ठीक है, बिकॉज आई न्यू कि मैं टाइम के साथ स्ट्रेंथ गेन कर लूँगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपकी सर्जरी हो, लाइफ हो, मतलब कुछ भी हो, रिज़ल्ट्स आपको वहीं पे दिखेंगे जब आप उस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। जैसे कि आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, नहीं करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स आपको दिख जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी सारी चीज़ें आप कमेंट्स में बता सकते हैं मेरे को। सर्जरी होने वाली होती है, हो चुकी होती है, कुछ टाइम ही हुआ होता है, 15-20 दिन हुए होते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स थे, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता था ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। वोवल बोर्ड भी होता है जो आपको लेना पड़ता है बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि तब आपकी बैलेंसिंग इससे स्टार्ट होती है। वोवल बोर्ड लेना पड़ता है, एंकल वेट्स लेने पड़ते हैं। सो ये कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ले लेना। और जो वेट्स, एंकल वेट्स लेना, वो आप ऐसे लेना कि आपका 0.5 kg और 1 kg से लेके आप उसको 5 kg तक ले जा पाएँ, मतलब एडजस्टेबल हो कि टाइम के साथ उसको आप निकाल दें और फिर उसमें लगा लें। ये मत करना कि 1 kg 2 kg लेने दो, क्योंकि उसमें आपको बहुत महंगा भी पड़ेगा और बार बार आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बाकी जैसे आपका फिजियोथेरेपिस्ट बोले आपको उस हिसाब से चलना है। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।